हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लूसेंट की बुक्स में भूगोल के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से भारत का भूगोल होगा और इसे वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने लूसेंट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले विभाग को कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये है विभिन्न एग्जामियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो आज हम भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें से भारत का भूगोल पहले है, उसके बाद विश्व का भूगोल। तो इसे वन बाय वन करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक्स है हमारा कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोस्थेनीज, एक ग्रीक विद्वान ने किया था। कब किया था? ये 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जियो अर्थात पृथ्वी, ग्रोफ्स अर्थात वर्णन से प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थीं। पहला है संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपनी पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं तथा वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लॉस और फ्रेवे थे। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं, लेकिन वर्तमान में भूगोल अलेक्जेंडर का जनक वान हाम्बोल्ट हैं। व्यवस्थित एरिस्टोस्थेनीज भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल पोलेडियम का जनक, सांस्कृतिक कार्ल ओ शावर भूगोल के जनक, गणितीय भूगोल थेल्स के संस्थापक हैं एनेक्सी विश्व ग्लोब मार्टिन वैभव निर्माता, विश्व मानचित्र अनंजी मेंडर के निर्माणकर्ता व भौगोलिक स्ट्रैबो विश्वकोश का रचनाकार हैं। अभी हमने पढ़े थे कि इसके दो विचारधाराएं थीं। क्या था? पहला एक संभववाद है और दूसरा निश्चयवाद। संभववाद को पढ़ चुके हैं कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं तथा वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लॉस और फ्रेवे हैं। वही निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता डिटर स्टजेल अर्थात नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कहा जाता है, एलन सैम्युएल और हंटिंगटन। भूगोल की परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रैबो ने कहा है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला
आभामय विज्ञान है। ये क्लैडियस टालमी ने, इन दोनों ने मिलकर कहा, क्लैडियस और टालमी ने। भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हैं। समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटन के द्वारा कहा गया। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स ने कहा था। ब्रह्मांड, अस्तित्वमान द्रव्य। अब ब्रह्मांड क्या है और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि महाविस्फोट का सिद्धांत, इसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत एफ जॉर्ज लेवेंतियर ने कहा है। एफ जॉर्ज लेवेंतियर के अनुसार दूसरा पढ़ेंगे संभव अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, इसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। साम्य अवस्था या सतत दृष्टि का सिद्धांत या इसे स्थिर अवस्था संकल्पना कहते हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया। तीसरा दोलन का सिद्धांत पल स्टेटिंग इनवर्स थ्योरी, डॉक्टर एलन संडेजा ने क्या कहा है, मतलब कि ये सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दिया गया। स्फीति सिद्धांत इन्फ्लेटेशनरी थ्योरी अलेन गुथ के द्वारा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी वेब जॉर्ज लेवेंतियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार बात किया जाए तो आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे एकाकी के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान घनत्व अनंत था। दूसरा, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। दूसरा इसका कथन था कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट अर्थात बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पृथ्वी का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने सन 2000 में माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के कारण साक्ष्य जुटाने में एडविन हम्बल का योगदान उल्लेखनीय है।
ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट पर घटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। नासा के द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एस्ट्रोफी प्रोब अर्थात मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विलिंगसन की सितंबर 2000 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप, जिसे विलिंगसन्स माइक्रोवेव एस्ट्रोफी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 150 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। सितंबर 2008 में ये महाप्रयोग असफल रहा और इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सेर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनियाँ अर्थात गैलेक्सी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का एक समूह है। तो मंदाकिनी किसे कहेंगे? तो मंदाकिनी जो है ये तारों का समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा या इसे इंग्लिश में बोलेंगे मिल्की वे कहते हैं। अब तक की ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। क्या दिया गया? देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी हैं जैसे कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। निहारिका, अब ये निहारिका क्या है? इसे हम नेबुला कहते हैं। निहारिका को नेबुला कह सकते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में दूध और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़ करके इसमें 2 न्यूटन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं।
वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार, जैसे कि उत्सर्जन निहारिकाएँ, ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं, जैसे कि चील एवं झील निहारिका। और दूसरा है परावर्तनीय निहारिका। ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं, तारे के प्रकाश को परावर्तित करती हैं, और ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं, जैसे कि प्लेइडेस निहारिका। क्या है? इसे प्लेइडेस निहारिका कहा जाता है। तीसरा है श्याम निहारिकाएँ। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा को बहुत दूर तक नहीं देख सकते। तीसरा है ग्रह निहारिकाएँ। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। आरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। समझेंगे अब सौरमंडल क्या है। सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो प्लेनेमस क्या है कि सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली जुड़वा पिंडों का एक समूह है। अब जानेंगे सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के अंदर से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष के दूर पर एक कोने में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है और ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ अर्थात 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक वर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला होता है जिसमें नाइट्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का
केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है और जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। हैंस बेथ ने बताया है कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है और जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान क्या है? सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। इसे वर्णमंडल कहते हैं। ये लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट या उसी को कोरोना कहते हैं। ये सूर्य का बाह्यतम परत होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट या कोरोना कहते हैं। ये सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य क्रीट एक्स रे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरण जो होता है या कोरोना ये एक्स रे को उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की जो उम्र है ये 5 बिलियन वर्ष है। कितना? 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। भविष्य में सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है यह 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अर्थात 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईसा पूर्व में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने, जिन्होंने 1473 से 1543 ईस्वी में इन्होंने ये दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। सूर्य केंद्रिक सिद्धांत या इसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेव के सहायक जोहानसन कैपलर थे, जिन्होंने 1571 से 1630 में ने गृह कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर के हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई तो सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। कैपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल, जो सूर्य के धब्बे होते हैं ये चलते हुए गैसों के खोल होते हैं।
सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक ये धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक ये धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। एक रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास देखा जाए 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवां भाग मिलता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्रांग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूदा पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। परंपरागत श्रेय बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में बांटा गया। बौने ग्रह प्लेटो, चेरान, सेरस 2003 यूवी 313 लघु सौरमंडलीय पिंड। धूमकेतु उपग्रह एवं छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह है। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हों और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वो गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU का प्रांग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई और ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घट करके 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा गया। किसे बुध हुआ, पृथ्वी हुआ और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा गया क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं और ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसीलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बृहस्पति या बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो किसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को इन 5 ग्रहों को आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से देख सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में चलेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति होगा, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, जैसे कि घनत्व के आधार पे और ये आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम था, तो बृहस्पति सबसे बड़ा था, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी और उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध था। अब हम घनत्व के आधार पे बढ़ते क्रम में
ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे बड़ा घनत्व के आधार पर शनि, आरूढ़, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम तो बुध सबसे नज़दीक ग्रह है, उससे दूर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, आरूढ़ एवं वरुण है। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, आरूढ़, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो है बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिणाम या परिक्रमण के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में परिक्रमण काल के अनुसार बात करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण हैं। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र है। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर के अन्य सभी ग्रहों का वर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के वर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के वर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है। मरकरी, यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। मरकरी ये सबसे छोटा व हल्का ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकत्व क्षेत्र का होना। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात ये सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं और इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री व दिन में 227 डिग्री हो जाता है। शुक्र अर्थात वीनस, ये पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो होता है ये पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, अर्थात ये क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी की भगनी का ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह या बहन कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा अर्थात सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह मतलब कि बृहस्पति के उपग्रह जो हैं ज्ञानीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। मंगल, जिसे मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है इंग्लिश में। इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहते हैं। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री सेल्सियस कोण पर झुका है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। इसके 2 उपग्रह हैं मंगल के, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस।
सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलिम्पिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटन नामक स्थान में पहुंचा। ये मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। ये भारत का पहला अंतर्गृह अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये आकार में बुध के बराबर है और टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण जिसे यूरेनस कहा जाता है, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामाव्रत घूमते हैं। मतलब कि ये अपने जो अरुण है, क्या है, अरुण जो है ये है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामाव्रत घूमते हैं। जो यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्य अस्त जो है पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की चारों ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इससे इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण का सबसे बड़ा ग्रह जो है टाइटेनिया है। वरुण जिसे नेपट्यून कहते हैं, इसकी जो खोज है 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने किया था। नई खगोलीय व्यवस्था में ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। पृथ्वी, अब पृथ्वी है तो पृथ्वी के बारे में
क्या है, यहाँ से पृथ्वी के बारे में अब हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजाएं। चलिए मिलेंगे लूसेंट की हम अगली क्लास में। तब तक आप इसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। तब तक नमस्कार।